और गौतम क्या बस बढ़िया सर। एक मिनट सर, आप अभी कॉफी नहीं पी सकते। कॉफी नहीं पी सकता? अबे कॉफी क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि सर आपने किलर नहीं बताया कौन है। किलर कौन है? किस केस की बात कर रहा है? देवास वाला, जहाँ पे आप क्राइम सीन पे गए थे। अच्छा, वो वाला केस। हाँ सर। सर उस केस पे तो और बहुत से कमेंट भी आ चुके हैं। हाँ यार, कमेंट तो आ चुके हैं यार, एक बार देख लेते हैं। हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया है और कई लोगों ने सही कमेंट भी किया है और विद रीजन भी कमेंट किया है। एक यूजर है नवनीत सोनी, मोहित श्रीवास्तव, ये तो मेरा जूनियर ही, मेरा स्टूडेंट रहा है, ये तो पकड़ ही लेगा। डॉक्टर सावन वर्मा एंड डॉक्टर अभिषेक गिरवाल, ये सब ने बताया कि भाई परनाना किलर थे और कुछ ने रीजन भी दिया था। और ये बिल्कुल सही है। इस केस में जो बच्चे के परनाना थे जी सर, उन्होंने ही उसको मर्डर किया था। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो परनाना था उसने एक छोटा सा क्लू दिया था मुझे। उसने ये बताया था, जैसा कि कुछ लोगों ने इसमें कमेंट में भी लिखा है, कि उसने रात में पेशाब किया और उसने उसकी चड्डी निकाल के अलग कर दी थी। ये एक बहुत अहम क्लू था। वो इसलिए अहम क्लू था क्योंकि उसके बाद मैंने बाकी जो घर के सदस्य थे उनसे मैंने पूछा कि भाई बच्चा रात में पेशाब करता है क्या? बेड वेटिंग बोलते हैं इसको, वो करता था क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, कभी पेशाब वगैरह तो ऐसा तो नहीं करता था, जब बहुत छोटा था 1-2 साल का था तब करता था, उसके बाद से तो नहीं किया। बस इतना सुन के मैं चुपचाप बाहर आ गया। जब बाहर आया तब मैंने एसडीओपी साहब जो थे, तब मैंने उनको बताया कि यार हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जो ग्रैंडफादर है उन्होंने किया हो। अब एसडीओपी साहब ने भी पूछा कि बोले सर हम तो इतना पूछे, सारी चीज़ें पूछे, हमको तो पता नहीं पड़ा, आपको ऐसी क्या बात सुनाई दे गई? तब मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा सर जो ये बच्चा है वो पहले से कभी पेशाब वगैरह नहीं किया करता था रात में सोते वक्त। ये सिर्फ परनाना ने उस दिन की बात बताई। और यूजुअली क्या होता है कि जब कोई किसी को स्मॉदर कर रहा है, गला घोंट रहा है या फिर मर रहा है, कोई एस्फिक्सिया से जा रहा है, तो जो स्फिंक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे ब्लैडर होता है जहाँ पे पेशाब जमा होती है, ब्लैडर लूज हो जाता है, वो कंट्रोल छोड़ देता है और एकदम से किसी ने स्मॉदर किया, मुंह और हाथ नाक ये चीज़ें दबाई या फिर गला दबाया, तो उसकी वजह से सिक्रीशंस जो होते हैं वो छूट जाते हैं, जैसे कि पेशाब छूट जाना, कई बार लैट्रिन निकल जाती है। तो वो चीज़ मेरे को लग गई। अब हालांकि मैं कंफर्म नहीं था, वो तो सिर्फ मैंने एक गेस था कि हाँ ये क्लू हो सकता है, दिस इज अ साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक बात ये थी कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसकी पहले से आदत तो थी नहीं। तो फिर वो एसडीओपी साहब ने बोला बस साहब इसके आगे हमारा काम है, हम देख लेंगे। मैं आ गया, घर आ गया, रात हुई, सारी चीज़ें हुई। अगले दिन सुबह एसडीओपी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बताया, बोले सर आपने जो डाउट क्रिएट किया था वो आपने बिल्कुल सही बंदे पे आपने डाउट किया था। मैंने कहा क्यों, उसने कन्फेस कर लिया क्या? बोले हाँ सर, उसको हमने थाने ले जाके पूछताछ की, तब जाके उन्होंने कन्फेस किया। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले जब भी जितनी भी पूछताछ हुई उतना सीरियसली वो परनाना से उन्होंने कभी इंटरोगेशन किया ही नहीं, बिकॉज ही वॉज दैट ओल्ड, 85 साल के लगभग उम्र है, तो इसलिए उतना इंटरोगेशन उस तरीके से की नहीं गई, बस हल्का फुल्का पूछा और छोड़ दिया था। उस दिन उन्होंने फिर डिटेल में उनसे थोड़ा सा दबाव डाल के पूछा, तब उसने परनाना ने कन्फेस कर लिया कि हाँ साहब मैंने ही मारा था। तो मेरे को भी लगा यार अब इसने मार दिया, रीज़न क्या होगा, बिना किसी रीज़न के तो मारा नहीं होगा। तब परनाना ने जो रीज़न बताया मैं भी सुन के एकदम चौंक गया। उन्होंने ये रीज़न बताया कि साहब जो वो बच्चा था उसकी पूरी एक तो देखभाल उसको करनी पड़ती थी, उसको नहलाना धुलाना, अपने साथ रखना, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो तो सुबह 6-7 बजे से उठ के कोचिंग क्लास अपना इंदौर चली जाती थी, पीएससी की कोचिंग करने के लिए वहाँ चली जाती थी, और दिन भर उसको नाना को भी देखना पड़ता था। एक तो वो देख देख करके थक गया था। इससे भी और बड़ा रीज़न ये था क्योंकि जो उसकी जो पोती थी, जो उसकी बच्चे की माँ थी, उसका वैसे ही शादी का डिस्प्यूट चल रहा था, डिवोर्स का केस चल रहा था, तो उसके मन में ये था कि इसका डिवोर्स हो जाएगा तो इसकी जो दूसरी शादी भी तो करानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत यंग एज की थी भाई, 20-22 साल 25 साल की एज उसकी थी लगभग। तो उसकी अगर दूसरी शादी कराएंगे तो और बच्चा रहेगा तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए ये भी एक उसका कारण उसने बताया। और इससे बढ़ के उसने एक कारण और बताया, उसने ये बताया कि जब ये बच्चा बड़ा होगा
तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, उनकी जो पैतृक प्रॉपर्टी है, जमीन है जिसमें खेती होती है, जो मकान है, उसमें वो भी हिस्सेदारी करेगा। तो ये सारे रीजन थे, ये सारे कारण मिला जुला के उसने इस वजह से उसको मार डाला। ओह माय गॉड। ये रीजन था। और फिर उसके बाद उसने कन्फेस कर लिया, फिर अब केस चल रहा है, जेल में है वो। ये थी कहानी। और कई यूजर्स हैं जो हमारे, उन्होंने बिल्कुल सही गेस किया है। और आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो पॉडकास्ट चल रहा है जिसमें शेरलॉक्स नाम दिया गया है, तो हमें ऑलरेडी कुछ शेरलॉक्स मिल चुके हैं जिन्होंने सही गेस किया, एंड विद प्रॉपर रीजनिंग ऑल्सो। उन्होंने बिल्कुल सही बातें बताई हैं, है ना। एक जो यूजर हैं, ये नवनीत सोनी, वो ये बता रहे हैं कि ऐसा ही एक सिमिलर केस कर्नाटका में भी हुआ था जिसमें परनाना ने मार दिया था, और उसने भी रीजन यही दिया है कि सेकेंड मैरिज की वजह में दिक्कत आ सकती है, डिवोर्स में। तो ये सारी चीज़ें, एक एस्पेक्ट उनका सही था, और रीजनिंग भी दूसरे लोगों ने, रीजनिंग भी काफ़ी हद तक कुछ लोगों ने सही दी है। मैंने सोचा ही नहीं था सर कि नाना निकल सकते हैं। नाना नहीं, परनाना निकले हैं। पर नाना। बट सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने इसमें जो गुनहगार था अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसे साबित कर दिया, लेकिन कोई ऐसा केस है आपके पास जिसमें आपने बेगुनाह को अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के थ्रू सेव किया हो? एक केस तो है, वो बताता हूं मैं। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस वाले भी बोल रहे हैं, जो फॉरेंसिक साइंस वाले जो क्राइम सीन पे गए थे, उन्होंने क्राइम सीन विजिट कर लिया है, जाके देख लिया क्राइम सीन, वो लोग भी बोल रहे हैं, और भी सस्पेक्ट है वो बोल रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति है, जो हमारे पास पीएम के लिए बॉडी आई है, उसका मर्डर हुआ है। लेकिन वो मर्डर नहीं था। मर्डर नहीं था। अब हुआ क्या इसमें, एक बार पुलिस वाले एक पोस्टमार्टम के लिए केस लेके आए हमारे पास। ये इंदौर की बात है, अब मैं थाना नहीं बताऊंगा और वो क्षेत्र नहीं बताऊंगा, है ना। क्या हुआ कि पुलिस वाले शाम को लगभग 3-4 बजे की बात रही होगी, है ना, 3-4 बजे एक बॉडी लेके आए पोस्टमार्टम कराने के लिए। और जब भी पुलिस वाले लेके आते हैं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी, साथ में एक फॉर्म लेके आते हैं। उस फॉर्म में उसका जो मृतक रहता है, जो मर गया रहता है, उसका नाम, पता, उम्र, ये सब सारी चीज़ें लिखी होती है, और मृत्यु का प्रथम दृष्टया कारण, मतलब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस वालों को क्या लगता है मरने का कारण, वो लिख के लेके आते हैं। तो मैंने फॉर्म देखा, फॉर्म में लिखा हुआ था कि भाई गला घोट के इसकी हत्या की गई है, ये लिखा हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, अब पुलिस वाले ही हत्या बोल रहे हैं, तो मैंने पुलिस वाले को बुलाया कि मतलब भाई आप ये बोल रहे हैं, कैसे मतलब आपको लग रहा है कि इसकी गला घोट के हत्या कर दी गई। तब तक मैंने बॉडी देखी नहीं थी, मैं सिंपल अब पुलिस वाले से बात कर रहा था, जो जांच अधिकारी था। उसने बताया, बोले सर ये जो मृतक है, ये जिस इलाके में रहता है वो थोड़ा सा इलाका वैसा है, मतलब बहुत हाई सोसाइटी नहीं है, एकदम लोअर सोसाइटी नहीं, थोड़ा सा जहाँ पे इलीगल थोड़े से कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। 2 या 3 मंजिला उसका 2 मंजिला मकान था, वहां पे ये 3 भाई रहते थे और उनके माँ बाप रहते थे। ठीक है, ये जो लड़का है, ये बीच वाला लड़का है, इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जो इसकी वाइफ है, जो इसकी बीवी है, वो इससे अलग रहती है। कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, लगभग 2 साल से उससे अलग रह रही है। अरे घर में भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से हमने बात करी तो वो भी बता रहे हैं कि कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। मैंने ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है, सारी चीजें लगी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई इसका गला घोट के इसकी हत्या की गई है? बोले सर जहाँ पे हम क्राइम सीन था वहां पर हम लोग गए, जहाँ से हमने बॉडी रिकवर की। हुआ ये था कि घर वालों ने ये बताया कि घर जो है वो 2 मंजिला है, 2 मंजिला घर की छत पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, 10 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, उसके ऊपर टीन शेड लगा हुआ है, और वहीं पे ये रहता था। वहाँ पे एक अलमारी रखी है, वहीं पे ये खाना बनाता था, और एक छोटा सा बेड रखा हुआ है, और एक सिंगल सीटर सोफा रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, ये सारी चीजें, एक पंखा लगा हुआ है, बस एक छोटा सा एक उसका सेटअप था, वहां पर वो रहता था। और अड़ोसी पड़ोसी बता रहे थे कि भाई लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता था, है ना। तो हमने जब आगे जांच की तो हमको ये बताया कि भाई इसके गले में एक निशान है। उन्होंने गले में एक फंदे का निशान देखा, है ना। और वो फंदे का निशान जो जब इन्होंने देखा पुलिस वालों ने,
तो वो बिल्कुल ऐसा गर्दन पर सीधा था, सीधा निशान था। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं। यदि कोई आदमी फांसी लगा के मरता है तो उसके गर्दन पे किस प्रकार का निशान आना चाहिए, आप बताओ। अगर कोई खुद सुसाइड करे तो किस प्रकार का निशान आएगा? वी सर, वी आना चाहिए ना। वी शेड। मेडिकल से है क्या? नहीं सर। फिर अब ये देखो, ये एक आम आदमी को भी पता है कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है ऊपर पंखे पे लटक के, तो उसके गर्दन पे इस तरीके का निशान आएगा। अब वो तो पुलिस वाले थे, अब वो तो सालों से देख ही रहे हैं। अब उन्होंने देखा उसके गर्दन पे इस तरीके का यहाँ पे निशान है, पूरा गोल सर्कल था पूरा। हाँ, ऐसा हॉरिजॉन्टल आड़ा निशान, इस तरीके का नहीं था, वी शेप नहीं बन रहा था। एक तो ये चीज हो गई। तो मैंने ठीक है, ये चीज हो गई, और क्या है? बोले सर और इसके शरीर पर चोट है, और इसके कपड़े जो हैं वो पूरे खून से सने हुए हैं, और जो वो कमरा है वहां पे नीचे पूरा खून पड़ा हुआ है। तो मैंने आप जब गए थे तब वहां पे बॉडी थी क्या? बोले नहीं सर, हमको तो अस्पताल से हमारे पास सूचना आई थी, फिर हम यहाँ पर आए, फिर हम घटना स्थल पे गए, वहां पे हमने पूछताछ की, तो वहां पे गए तो वहां पे हमको रस्सी भी नहीं मिली जिससे गला घोटा गया है। अरे मतलब आप गला घोटे वाली वो वाली बात आप किनारे हटाओ ना, आपको वहां पे क्या क्या देखा वो आप पहले बताओ। आप क्या आपको ऐसी चीजें मिली कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि भाई इसका मर्डर ही हुआ है? बोले सर हम लोग वहां पे गए, घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम तो जब ऊपर छत पे पहुंचे, हमने देखा कमरे में वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है और पूरा खून पड़ा हुआ है, और गर्दन पे उसकी रस्सी थी, और हम उसको फटाफट उठा के लेके गए और अस्पताल लेके चले गए। तो मतलब तो फिर इसमें क्या हुआ? तो बोले सर जब हम घटना स्थल पे गए तो पहली चीज ये, हमको रस्सी कोई भी मिली नहीं वहां पे। रस्सी इन लोगों ने, घर वालों ने या फिर जिसने है उन्होंने छुपा ली है, रस्सी छुपा ली, नीचे खून पूरा बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। मतलब ठीक है फिर। और उसने, पुलिस वाले ने बताया कि FSL वाले जो फॉरेंसिक साइंस वाले होते हैं, क्राइम सीन यूनिट होती है, वो भी घटना स्थल का मुआयना करके चली गई है। तो मतलब उन्होंने क्या पाया? बोले सर उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना दी है, वो गए, उन्होंने देखा, मैंने FSL वाले से फिर फोन पे बात भी की। ठीक है, उसने बताया कि बोले सर जो क्राइम सीन था वहां पे हमने देखा, ये सर्दियों का टाइम था, ठीक है, विंटर्स का टाइम था, तो जो पंखा था, पंखे पे जाले लगे हुए थे, वो बिल्कुल भी अनडिस्टर्ब नहीं थे, वहां पे कहीं ऐसा लटकने का तो निशान था नहीं, है ना? तो इसका मतलब सर किसी ने गला दबाया ही होगा। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं जहां से रस्सी लटकती है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो ऊपर जहां पर बांधता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। लाइक मतलब कोई भी कर रहा होगा, मतलब जैसे पंखे पे मतलब वो पॉइंट ऑफ वो हो जाता है ना। हाँ, उसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोल देंगे। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अब बात ये है, अगर उसने पंखे से रस्सी बांधी होती तो उस पे जाले के निशान जाले रहते हैं क्या? मकड़ी के नहीं रह सकते, नहीं रहते, जाले तो डिस्टर्ब हो जाते, साफ हो जाते। तो उसने बताया, बोले साहब बिल्कुल अनडिस्टर्ब था, सारी चीजें थी, रस्सी हमको मिली नहीं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क है, बिल्कुल आड़ा लाइगेचर मार्क है, वी शेप नहीं है, इसके शरीर पर चोट है, सर पे अच्छा खासा इसके निशान है, लैसरेटेड वुंड बोलते हैं उसको, फटी हुई चोट है सर पे, और पूरा जो इसका शर्ट है पूरा खून से लथपथ है। बोले सर ये सारी चीज़ें बता रही हैं, प्लस उसमें हिस्ट्री है कि हाँ भाई इनके घर में डिस्प्यूट होता रहता है, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाप बेटे और भाइयों में अपने झगड़ा होता है इसका लेके, और ये सारी चीज़ें। तो बोले सर ये सारी चीज़ें मिला के सर मेरे साथ तो मर्डर है। मतलब ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें वो बता रही, मैं भी मान गया कि हाँ भाई मर्डर है। और फिर अब बॉडी आती है अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद बॉडी आई, बॉडी मैंने देखी तो मैंने क्या देखा कि उसके बिल्कुल जैसा बता रहे हैं पुलिस वाले और FSL वाले बता रहे हैं, बिल्कुल आड़ा ऐसा निशान, ठीक है, सर पे यहाँ पर पीछे की तरफ इतना बड़ा, लगभग ये मान ले 5-7 सेंटीमीटर लंबा घाव, ठीक है, और हल्का सा चौड़ा, देख के लग रहा है कि हाँ उसको लैसरेटेड वुंड बोलते हैं। तो वहां पे सर पे वो चोट का निशान, और पूरा खून ही खून पीछे पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें देख के मेरे को लगा कि यार हाँ भाई बोल तो ये सही रहे हैं। तो मैंने PM रिपोर्ट बना दी, PM पोस्टमार्टम कर दिया, रिपोर्ट नहीं बनाई मैंने। पोस्टमार्टम करने के बाद मैंने बॉडी वापस हैंडओवर कर दी और वो चले गए। अब इसी बीच क्या हुआ, पुलिस वालों ने, मेरे मन में डाउट क्रिएट होना शुरू हो गया, कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे को खटक रही थी। अब इसी बीच क्या हुआ कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने जो मृतक था उसके बड़े भाई को और उसके बाप को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया। अब उसको बिठा के रखा हुआ है थाने में, वो बैठा हुआ है, मैं घर पहुंच चुका हूं। पुलिस वाले बोल रहे हैं, बोले सर एक शॉर्ट PM रिपोर्ट आप दे दीजिए, मर्डर का तो केस है ही, ताकि हम कायमी कर पाए।
कायमी बोले तो FIR कट जाएगी 302 धारा की, ठीक है, उसमें केस रजिस्टर हो जाएगा। तो मैंने यार अभी थोड़ा सा मेरे को सोचने का मौका दो, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ मेरे को। अरे बोले सर क्या क्लियर कट केस है, इसमें यही इसका बाप या इसका भाई इन दोनों ने मिल मिला के मारा होगा या फिर किसी ने कर दिया होगा। बोले सारी चीजें एकदम क्लियर है। अरे मैंने बोला थोड़ा सा रुक जाओ। फिर एक दिन हो गया, अब वो लगे बोले सर आप फुल PM रिपोर्ट मत दो, आप तो हमको शॉर्ट PM रिपोर्ट दो। मैंने बोला भाई यार शॉर्ट PM रिपोर्ट तो अभी रुक जा, मेरे को अभी टाइम लग रहा है। तो ऐसा करते हुए मेरे मन में डाउट क्रिएट हुआ और फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कि ये केस पूरा तरीके से पलट गया। किस तरह की चीजें सर? और ये ऐसे पलटा कि ये मर्डर से सुसाइड में तब्दील हो गया। माय गॉड। मैं क्राइम सीन पे भी गया, सारी चीजें की। 2 दिन तक पुलिस वालों ने वो घर वालों को, उसके बाप को और भाई को थाने में बैठे हुए हैं वो, और पुलिस वाले पूरा फाइल करने की तैयारी में। और जब ये केस मैंने सॉल्व किया तो उसका जो छोटा भाई था वो आया, उसने आके पैर पड़े मेरे, बोले सर आपने बचा लिया मेरे बाप और भाई को। वो तुरंत मेरी रिपोर्ट के बाद उनको तुरंत फटाक से वहाँ से रिलीज किया। ये मर्डर से सुसाइड में कन्वर्ट हो गया। बट सर मुझे जितना लग रहा है, जिस हिसाब से आपने मुझे स्टोरी बताई, उस हिसाब से मुझे मर्डर ही लग रहा है। मर्डर तो लग रहा है, सारी चीजें जो पुलिस ने बताया, FSL अधिकारी देख ले तो मर्डर तो है ही है। हाँ, लेकिन सुसाइड में ये कन्वर्ट हो गया। बट कैसे सर, कैसे? अभी ये जो कैसे का जो सवाल है ना ये मैं अगली कॉफी के साथ बताऊंगा। नहीं सर, इसी कॉफी के साथ होता है। नहीं, तूने देखा आया था, एक केस का सॉल्यूशन पूछा, मैंने वो तेरे को बता दिया कि हाँ भाई परनाना है वो। बट सर आपने एक इंटरेस्टिंग केस के बाद एक और इंटरेस्टिंग केस ऐड ऑन कराया, तो सर प्लीज इसके बारे में तो एक काम करते हैं ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया, ये जो एपिसोड है, इसके नीचे कमेंट करके बताना कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे इतने सारे साक्ष्य होने के बाद भी ये केस मर्डर से सुसाइड में कन्वर्ट हो गया है। सभी व्यूअर्स को मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग भी कमेंट में ये बताइए कि अलग अलग क्या थीसिस हो सकती हैं, कैसे, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, कैसे ये चीजें पलट गई, मर्डर से ये केस किस प्रकार सुसाइड में कन्वर्ट हो गया। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो भागो यहाँ से।